अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपके लिए नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। लेकिन उससे पहले माज़रत का हूँ कि आज जो है रिकॉर्डिंग करते हुए मैं लेट हो गई हूँ और जनाब मशीन चल पड़ी है, पड़ोस में काम का आगाज़ हो चुका है, जिसकी वजह से आपको जो है वो शोर शराबा थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं रिकॉर्डिंग करने तो बहुत वक्त से बैठती हूँ, तकरीबन 6 बजे आगाज़ करती हूँ और दोनों एपिसोड रिकॉर्ड करती हूँ, तो तकरीबन एक घंटा चाहिए होता है दोनों के लिए। 2 घंटों में रिकॉर्डिंग हो जाती है और 8 बजे तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन बात दरअसल ये है कि दोस्तों का एक ग्रुप है जो सुबह सुबह जो है वो हाज़िरी लगाने पहुंच जाता है। उनके मैसेजेस जो हैं वो मेरा ध्यान भटकाते हैं और मैं रिकॉर्डिंग को बीच में रोक रोक कर जो है वो उनकी बातें सुनने और उनको जवाब देने के लिए पहुंच जाती हूं, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग में बहुत ताख़ीर हो जाती है। रिकॉर्डिंग बहुत देर से मुकम्मल होती है, बातों में गपशप में लग जाती हूँ और उसके बाद जो है रिकॉर्डिंग करना ही भूल जाती हूँ। इसी वजह से मुझे बहुत देर हो जाती है। तकरीबन जो है अभी भी 10 बज चुके हैं, रिकॉर्डिंग मुकम्मल करते करते 11 बज जाएंगे और मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। मैं भूखी बैठी हूँ और इस सब की ज़िम्मेदार जो है ना मेरी वो सहेलियाँ हैं जो मुझे बातों में लगाए रखती हैं और मुझे काम नहीं करने देती हैं। अब वो भेजती तो रहती है मुझे धक्के दे दे कर कि जाओ पहले रिकॉर्डिंग मुकम्मल करो, जाओ नाश्ता कर लो, लेकिन वो बातें भी तो नहीं रोकती ना। अब उनकी बातें रुकेंगी, वो मेरा इंतज़ार कर लिया करें, देर से बातचीत का आगाज़ किया करें, तो फिर तो मैं शायद काम जो है वक्त पर मुकम्मल कर लूँ। खैर चलिए, अब तो जो होना था हो गया। कोशिश करूँगी कि रिकॉर्डिंग जो है वो पहले मुकम्मल कर लिया करूँ। दूसरे मोबाइल का कल से जो है वो डाटा ही ऑफ़ करके रख दूँगी ताकि ना मैसेजेस रिसीव हों और ना मेरा ध्यान जो है वो उनकी जानिब जाए। चलिए, ये कल की कल देखेंगे, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा करने की कोशिश करूँगी, लेकिन इसकी कोई गारंटी है नहीं। वैसे बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब ताकि जो है वो मज़ीद शोर शराबा आपकी समातों पर गिरा ना गुजरे, क्योंकि अभी एक ही मशीन चली है। कुछ देर में जो है वो दूसरी मशीन का आगाज़ हो जाएगा और उसका शोर बहुत ज़्यादा होता है जो मैं सारा दिन झेलती हूँ। खैर बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। तो इस नावल की फरमाइश हमसे की है इरम शब्बीर ने, खुशी फ़ातिमा ने और हमिंग गर्ल ने। नावल का नाम है खुशबू का सफ़र, मुसन्निफ़ा हैं आलिया बुखारी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 12। हमदानी के ऑफिस में रोज़ के आने वालों की जुमला हाज़िरी पूरी थी। सबा, शीना और तहमीना, खुद बाकी लोग वगैरह वगैरह के ज़ुमरे में आते थे, यहाँ तक कि खुद हमदानी भी। तहमीना ने बैठते हुए उन दोनों लड़कियों के चेहरों पर फैली मुस्कुराहट को नोट कर लिया था, जो ज़रूर किसी चुभते हुए इशू के हाथ में आ जाने की सबब थी। शोबिज़ में ये रोज़ का मामूल थे, उसने भी खुद को आदी बना लिया था और अब वो उन दोनों लड़कियों से पहले की तरह घबराती भी नहीं थी। ये देखा तुमने? उसके बैठते ही किसी अंग्रेज़ी अखबार का एंटरटेनमेंट वाला सफ़ा शीना ने सरकाया था। सामने ही सैफ की तस्वीर जगमगा रही थी। तहमीना के दिल की धड़कन एक बार तो मामूल से हमेशा ही बढ़ जाती थी जब भी उसका कोई भी हवाला सामने आता। तुम्हारा पुराना बहुत ख़ास दोस्त, उन दोनों में से किसी ने बहुत चबा कर कहा था। वो अभी तस्वीर में ही गुम थी, सो चौंक कर उन दोनों की तरफ देखा। खबर पढ़ ली या मैं सुना दूँ? वो दोनों उसकी कमज़ोर इंग्लिश से वाकिफ़ थीं, सो तंज़ करने से कैसे बाज रह सकती थी। तहमीना ने एक खामोश सी निगाह तस्वीर से जुड़ी खबर पर डाली। अब वो इतनी भी कम इलम नहीं थी। इंग्लिश बोलने में ज़रूर दिक्कत होती थी, लेकिन अपनी और खामियों की तरह वो इस पर भी बहुत जल्द ही काबू पाने वाली थी। 4 नए प्रोजेक्ट शीना से ज़ब्त नहीं हो रहा था। 4 नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने, जिनमें 2 ड्रामा सीरियल भी हैं। पढ़ लिया है मैंने, तो इसमें कोई ख़ास बात क्या है? बहुत खूबसूरती के साथ अपने मलाल को छुपाते हुए तहमीना ने उसकी बात काटी थी। ख़ास बात यह कि उसके किसी भी प्रोजेक्ट में तुम नहीं हो। क्या तुम्हारा गुड ओल्ड फ्रेंड तुम्हें जानबूझकर नज़रअंदाज करता है या फिर उसे तुम्हारी सलाहियतों पर शक है? वो दोनों ज़रा मज़ा लेने के मूड में थी। ये हमारा आपस का मामला है, तुम लोग क्यों फ़िक्रमंद हो रही हो? वैसे भी इस वक्त मेरे पास टाइम कहाँ है? किसी बड़े फ़नकार की सी बेनियाज़ी दिखाने की उसकी पूरी कोशिश शायद नाकाम ही रही थी, क्योंकि वह दोनों ही इस बात पर बहुत ज़ोर से हंसी थीं। तहमीना ने बड़े तहम्मुल से उस मजाक उड़ाती हंसी को बर्दाश्त किया। हमदानी उसी वक्त ऑफिस में अंदर आया था। तुम दोनों का मसला क्या है सबा और शीना? हमदानी को कतई नज़रअंदाज करके वो उन दोनों से मुखातिब थी। अगर मुझे सैफ के साथ काम करना होता तो मैं यहाँ क्यों रुकती? और अगर मैं यहाँ काम कर रही हूँ तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हमदानी प्रोडक्शन से बाहर मेरा कोई दोस्त नहीं हो सकता। फिर आखिर बार बार सैफ के हवाले से बात क्यों की जाती है यहाँ इस ऑफिस में शायद वो पहली बार इतनी जज्बाती हुई थी कि उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। डोंट बी इमोशनल तहमीना, हमदानी को मुदाखलत करनी पड़ी। इन लोगों को पता नहीं है कि मैंने खुद तुम्हें अगले कितने प्रोजेक्ट्स के लिए बुक किया हुआ है।
तुम कैसे कहीं और काम कर सकती हो, और तुम लोग भी ज़रा ध्यान रखा करो बात करते हुए। आंखों ही आंखों में उसने उन दोनों लड़कियों को मखसूस सा इशारा किया तो वो फिर मुस्कुरा दी। हमदानी के प्रोडक्शन हाउस पर उनके अरबपति ख़ानदानों का पैसा लगा हुआ था। वो उनकी मुखालफत मोल नहीं ले सकता था, लेकिन तहमीना भी उसके ड्रामों की मेन हीरोइन थी और अनकरीब शायद उसकी असल ज़िंदगी की भी। इन लोगों की आदत है हंसी मजाक की, तुम क्यों दिल पर ले लेती हो। उसके कंधे पर हाथ रखे वो उसे समझाता हुआ बाहर ले आया। अभी मुझे कितने काम लेने हैं इनसे, खुद तुम्हारे ड्रामों में से एक पर तो इनका ही पैसा लग रहा है। वो तो लीडिंग रोल किसी और को ऑफ़र करना चाह रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें तुम्हारे लिए कन्विंस किया है। यहाँ दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं रखा जा सकता था। बात आहिस्ता आहिस्ता तहमीना की समझ में आ रही थी। जहाँ बहुत से कंप्रोमाइज़ थे वहाँ एक और सही। मैं तुम्हें बहुत ऊपर देखना चाहता हूँ तहमीना, मगर इसके लिए सब्र और मसलहत पसंदी दोनों ही से काम लेना पड़ता है। मगर सैफुल इस्लाम का नाम लेना ज़रूरी है क्या उन दोनों के लिए? एक बचकाना सी खफगी अभी भी बाकी थी। हमदानी हंस पड़ा। वो एक बड़ा नाम है और ये प्रोफेशनल जेलसी भी बहुत बुरी चीज़ है। सबा और शीना को छोड़ो, खुद मुझे भी उससे चिढ़ होने लगती है जब तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की के मुंह से उसकी कोई तारीफ़ सुन लेता हूँ। वो उसके साथ अपनी कुर्बतें बढ़ाता जा रहा था और तहमीना को उस पर कोई एतराज़ भी नहीं था। दुनिया कुछ तो और कुछ लोग के असूल पर ही ढंग से जीने देती है, वरना असूल इखलाकियात तो बस निरी ख्वारी। यह उसका अपना फ़लसफ़ा था जो तंगो तारीख उन टेढ़ी मेढ़ी अफलाज़दा गलियों में गुजारी ज़िंदगी से कशीद किया हुआ था। ध्यान बस इतना रखना था कि देने की निस्बत लेने का पलड़ा हमेशा भारी रखना था। इस वक्त उसने हमदानी से अगले प्रोजेक्ट के एडवांस देने की हामी भरवा ली थी। एक शोबे से क्या, हर फील्ड में हर तरह के लोग होते हैं। यहाँ अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थोड़ा सा काम मिलने के लिए अमूमन लंबा इंतज़ार करते हैं, और वो जिनकी अक्सरियत काम के अलिफ बे से वाकिफ़ नहीं होती हर चैनल पर दिखाई दे रहे होते हैं। इतनी ग्रुपिंग पहले नहीं थी ज़ुबैर जितनी अब हो गई है। सैफ को सिस्टम का गम अक्सर सताता था और जिस वक्त तहमीना थोड़ी सी शिकायत लिए उससे मिलने आई थी वो यही किस्सा लिए बैठा था। आधी अधूरी बात अंदर आती तहमीना ने भी सुन ली थी। जब आप जैसे लोग हमें लिफ्ट ही नहीं कराएंगे तो काम सीखने की नौबत कैसे आएगी सैफ साहब? शाकी से अंदाज में उसने जैसे हिसाब बराबर करना चाहा। सैफ और ज़ुबैर दोनों ही मुस्कुरा दिए। ना दुआ ना सलाम, और तुम तो अब बड़ी आर्टिस्ट बनती जा रही हो माशाल्लाह। तुम्हें काम सीखने की क्या ज़रूरत है? सैफ की खुश मिजाजी मामूल के मुताबिक थी। वैसे ही आर्टिस्ट जो बकौल आपके हर चैनल पर दिखाई देते हैं वो रुहासी सी होने लगी। आज का दिन ही गड़बड़ था। पहले सबा और शीना और अब सैफुल इस्लाम, तंज के सारे तीर एक उसी की तरफ क्यों? आखिर एक जनरल बात कर रहे थे हम लोग, ये थोड़ी पता था कि तुम बात पकड़ने के लिए फ़ौरन ही चली आओगी। खैर सुनाओ क्या हो रहा है? वो बहरहाल उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, सो बात बदलनी चाहिए। तहमीना थके थके अंदाज में करीब पड़े सोफ़े पर बैठी थी। यही तो मैं भी आपसे पूछना चाह रही थी कि आखिर हो क्या रहा है? मतलब? आंखों में हल्की सी उलझन लिए वो कुछ कहते कहते रुका। पल भर के लिए तहमीना की निगाह उस पर से हटना ही भूली थी। सैफ की दिलकशी में भला क्या कलाम था? आप खुद क्यों नहीं करते किसी प्ले में मरकज़ी किरदार? बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। वो बेसाख्ता ही हंसता चला गया। यही बात बताने के लिए तुम इतनी गर्मी में आई हो? अपनी तारीफ़ उसके लिए नई चीज़ नहीं थी। इस तरह के मशवरे वो उस वक्त से सुन रहा था जब वो इस फील्ड में नया नया आया था। पहले कभी शायद खुशी भी होती हो, पर अब तो इस तरह की बातें शर्मिंदगी में मुब्तला करती थी। नहीं, असल में तो आपसे लड़ाई करने आई थी, लेकिन आपको देखकर वो बात तो पीछे ही चली गई। इस बार वो खुद भी हंसी थी। यहाँ आते हुए जो मलाल, जो शिकायत साथ थी, सैफ के साथ गुजरे इन चंद मिनटों में ही गायब होने लगी थी। फिर भी उसे अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड करवाना ही था। इतने सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप और मेरे लिए कोई एक जगह भी नहीं निकाली आपने। वो दूसरे डायरेक्टर्स कर रहे हैं तहमीना, मैं तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज़ पर काम कर रहा हूँ, तुम्हें पता है। उसने नरमी से पहलू तही की। इदारा तो आपका ही है ना, आप चाहें तो। तहमीना के इसरार में शिद्दत थी। वो उसे बताना चाहती थी कि उसके एक इशारे पर वो हमदानी की दी गई सारी मराहत छोड़कर उसके इदारे से मुंसलिक हो सकती है। मैं दूसरों के काम में दखल नहीं देता हूँ तहमीना। हर एक के जहन में अपने काम के हवाले से एक वाज़ेह तस्वीर होती है, उसे बिगाड़ने का किसी को कोई हक नहीं होना चाहिए। हमदानी तो अपने यहाँ होने वाले हर प्रोजेक्ट में पूरा इख्तियार इस्तेमाल करता है। तहमीना को अभी थोड़ी देर पहले हमदानी के मुंह से सुनी बात याद आई जो उसने तहमीना को मरकज़ी किरदार दिलवाने के बारे में कही थी। हर शख्स दूसरे से मुख्तलिफ होता है। हमदानी का अपना तरीक़ाकार है और यकीनन अच्छा भी होगा, लेकिन मेरी अपनी मजबूरियां हैं तहमीना, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। बड़ी मतानत से सैफ ने अपना मौक़िफ़ बयान किया था। तहमीना ने अपने अंदर एक टूटती बिखरती कैफियत को उसके हाल पर छोड़ा। ना वादा ना दिलासा, यहाँ उसकी दाल नहीं गलनी थी।
वो यहाँ जब भी आई यही यकीन लेकर वापस गई थी, मगर फिर भी किसी नई उम्मीद से उसे फिर आना पड़ता था। फिर उम्मीद भी नहीं, महज दिल की लगी। असूलन तो उसे अब यहाँ से उठना ही चाहिए था, लेकिन ज़ुबैर बाहर से चाय भिजवा चुका था, सो थोड़ी देर और यहाँ उस शख्स के साथ बैठा जा सकता था जिसे देखकर उसे हमेशा बड़े घने ठंडे साए का ख्याल आता था। अब शायद वो उससे हालिया मसरूफियत के बारे में पूछ रहा था। तहमीना नीम दिली और थोड़ी गायब दिमागी से यूं ही सरसरी से जवाब देती रही, फिर अचानक ही बोली, आपकी वाइफ बहुत खुशकिस्मत है सर। वो हल्के से कह उठी। क्या? इस बिल्कुल गैर मुतल्लिक बात पर उसे एक झटका तो लगा, मगर वह मुद्दत हुई अंदर का हाल छुपाए रखने पर कादिर था। मुझे उन पर बहुत रश्क आता है। यकीनन कोई बड़ी नेकी कमाई होगी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, वरना आप जैसा शख्स हर एक के मुकद्दर में कहाँ लिखा होता है। खोए खोए से अंदाज में कहती वो चली गई। सैफ ने बेसाख्ता ही इस बार उसे निगाह चुराई थी। यूं ही अनजान बने रहने में बड़ी आफियत थी। मैं चलती हूँ। तभी अपना हैंड बैग उठाते हुए वो कह रही थी। सैफ ने देखा उसके कप में चाय पूरी भरी हुई थी, मगर इस बार उसने मुरव्वतन भी उसे रोकना मुनासिब नहीं समझा था। आज 7वां दिन था उसे यहाँ आए हुए। बड़ी पाबंदी से वो हर सहपहर इस जगह आई थी जहाँ उस रोज़ तनवीर आलम दिखाई दिया था, महज इस उम्मीद पर कि शायद यहाँ आते रहना उसके मामूल का हिस्सा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो शायद उस रोज़ महज इत्तेफाक से यहाँ किसी काम से रुका था। 7वें सहपहर के बाद भी शाम और फिर रात में बदलते समय शहवार ने मायूसी से सोचते हुए ड्राइवर को चलने का इशारा किया। आसपास की दुकानों वाले अब इस पुख्ता उम्र औरत को मानी खैज निगाहों से देखने लगे थे, जिसके चेहरे पर करख्तगी नुमाया थी। वो यहाँ क्यों आती है, इस बात का अंदाज़ा अब तक कोई भी नहीं लगा सका था। सामने ताहद्द निगाह फैली सड़क पर गाड़ियों का सैलाब रवां दवां था। मुनकिस होती रोशनियाँ, जगमगाते साइन, सड़क पर मुनकिस होती रोशनियों का दिलचस्प खेल, रंगो नूर से भरे उस शहर में कुछ भी तो ऐसा नहीं था जो उसकी तवज्जो पल भर के लिए भी खींच सके, सिवाय उस एक नाम के, तनवीर आलम। दिल की हर धड़कन के साथ इस एक नाम की सदा जुड़ी थी। वो उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला शख्स था, और यकीनन आखिरी भी होता अगर बदनसीबी यूँ ताक लगाकर नहीं घेरती। सामने का मंजर धुंधलाने लगा तो उसने धीरे से आंखें खुश्क की। अगर ये सहरा में शराब के ताक़ुब जैसा सिलसिला है, तब भी मैं ये ताक़ुब जारी रखूँगी तनवीर। खुद से अहद बांधती वो लाउंज में दाखिल ही हुई थी कि बुरी तरह चौंक उठी। ठीक सामने वाले सोफे पर सैफ बैठा हुआ था। कहाँ गई हुई थी इतनी देर से तुम? सेल फोन भी बंद था तुम्हारा। सैफ के साथ बैठे सादिकुल इस्लाम की निगाह शहवार के चेहरे पर जमी थी। खिलाफे मामूल आज वो यहाँ थे, वरना अमूमन वो अपने कमरे में ही होते थे। शहवार ने एक गहरी सांस अंदर उतारी। काश वो बाहर खड़ी कई गाड़ियों में सैफ की गाड़ी देख लेती तो कुछ देर और ही बाहर गुजारने को तरजीह देती, मगर वो आजकल इतनी गुम थी कि एक पुरानी दोस्त है उससे मिलने गई थी। कौन सी दोस्त? कम से कम अपनी माँ को तो बताकर जाना चाहिए था तुम्हें। सादिकुल इस्लाम के लहजे में बड़ी जताती हुई कैफियत थी। करीब ही बैठी अनीसा बेगम का सर खुद ब खुद झुक गया। आज वो खिलाफे मामूल खामोश थी। अम्मी मेरी सब दोस्तों को नहीं जानती, और वैसे भी मैं अब कोई कम उम्र लड़की नहीं जो ज़रा सी बात की इजाज़त लेती फिरूं। बेनियाजी से कहती हुई शहवार वापस मुड़ने लगी थी कि उनकी आवाज़ ने रुकने पर मजबूर किया। अपने घर में तुम जो चाहो करो, मेरा मसला नहीं है, लेकिन जब यहाँ आया करो तो ये सोच कर आया करो कि यहाँ तुम मेहमान हो और यहाँ चंद दिन तुम्हें हमारे हिसाब किताब से गुजारने हैं। मुझे अपनी हैसियत अच्छी तरह से याद है, आप फ़िक्र मत करें। बहुत बेखौफी से वो अपने बाप की तरफ देखते हुए बोली थी। अच्छी बात है, वैसे भी तुम्हारी फ़िक्र करने के लिए तुम्हारा शौहर मौजूद है। इस बार उन्होंने दोनों को ही जताया था। सैफ और शहवार दोनों ही ने बेसाख्ता एक दूसरे की तरफ देखा। एक निगाह में बेजारी और नफरत छुपाई नहीं छुपती थी, और दूसरी आज हैरत में डूबी हुई थी। खूबसूरत रंग में रंगे हुए तराशीदा बाल, सलीके से किया हुआ मेकअप और खुश रंग लिबास। ये वो शहवार नहीं थी जो उसकी बीवी की हैसियत से उसके घर में रहती थी। ये तो कोई और ही थी, इस बिखरे बिगड़े बदनुमा रूप से बिल्कुल ही मुख्तलिफ। वजह जो भी थी, सैफ को उसकी ये तब्दीली अच्छी लगी थी। कहीं तो कोई तब्दीली आखिर आई थी। खाना लगवाओ अनीसा, फिर इन लोगों को घर भी जाना है। उसे यकसर नज़रअंदाज करते हुए सादिकुल इस्लाम बीवी को हदायत दे रहे थे, जो उनके कहते ही फ़ौरन उठ खड़ी हुई थी। आज यहाँ एक नहीं कई बातें खिलाफे मामूल थी। तकलीफ़ मत करें चची, मुझे खाने पर बाहर कहीं जाना है। सैफ ने हाथ के इशारे से उन्हें रोका। और शहवार, तुम अगर चलना चाहो तो ठीक है, और अगर रुकना चाहती हो खुशी से रुको। उसका नरम और मुतमईन अंदाज शहवार की जलन को और भी बढ़ाता था। मक्कार बेईमान आदमी, कभी जो ये जाहिर कर दे कि मैं इसके लिए कितना बड़ा अजाब हूँ। शहवार भी तुम्हारे साथ ही जाएगी। आज हफ्ता तो हो ही गया है इसे यहाँ आए हुए। वहाँ भाभी अकेली हो जाती हैं घर में। सादिकुल इस्लाम ने शहवार के कुछ कहने से कबल ही अपने फ़ैसले पर मोहर लगाई, और ऐसी कितनी ही मोहरें शहवार के हाथों टूटी थीं।
खुद सादिकुल इस्लाम को पूरी तवक्को थी कि वो अभी फौरी इनकार करके जाकर अपने कमरे में बंद हो जाएगी और वो सैफ के सामने महज शर्मिंदा रह जाएंगे। सैफ ने उनकी सोच पढ़ ली थी, तभी कहा, अम्मी का कोई मसला नहीं है, आप शहवार को रहने दें अगर वो अभी रहना चाहती है यहाँ। नहीं, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। पल से भी कम वक्त में उसने फैसला सुनाया। आज उसके जाने से पहली बार सबसे ज़्यादा इत्मीनान अनीसा बेगम को हासिल हुआ था। वहाँ जाकर वो कुछ भी करती, कम अज़ कम उसकी जिम्मेदारी बराह रास्त उन पर तो आयद नहीं होती। यहाँ तो उसकी घंटों के हिसाब से गैर मौजूदगी उनके एसाब को बुरी तरह तोड़े जा रही थी। यही खौफ घेरे रखता था कि आज तो वो ज़रूर ही तनवीर आलम की कोई ना कोई खबर लेकर लौटेगी। तनवीर आलम, किसी आसेब के मानिंद ये नाम हवास पर मुसल्लत हो रहा था और शहवार की दीवानगी से कुछ भी बईद नहीं था। सैफ के साथ वापस घर जाती शहवार कुछ सोचकर अजीब से अंदाज में मुस्कुराई थी। क्या बात है, बहुत खुश हो? इस बार वो पूछ रहा था। तुमसे और तुम्हारे घर से दूर रहकर मैं हमेशा खुश रहती हूँ सैफ। वही पत्थर खींचकर मारने वाला अंदाज। वो बेसाख्ता ही हंसता चला गया। हम दोनों के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। तुम यहाँ खुश और मैं वहाँ खुश। तुम तो खैर हर जगह खुश रह सकते हो, 70 बहाने हैं तुम्हारे पास खुश रहने के। सैफ के लिए उसके पास एक सा मूड, एक सा लहजा ही था। यही सही, मगर कोई एक बहाना तो तुम्हारे पास भी होगा ही। इतनी बड़ी तब्दीली आई है आखिर। वो एक बार फिर मुस्कुराया। शहवार का दिल बहुत ज़ोर से धड़का। वो क्यों भूलने लगती थी कि वो सैफुल इस्लाम जैसे ज़हीन इंसान के साथ उसकी बीवी की हैसियत से रह रही थी। पुराने दोस्तों से मिलना था, उनके सामने हुलिया तो ठीक रखना ही था। अब सारे ज़माने को तो नहीं खबर कि तुम मेरे लिए कितना बड़ा अजाब हो। बात के इख्तिताम तक वो खुद को संभाल चुकी थी, लेकिन इस बार वो अंदर कहीं पहले से ज़्यादा हैरान हुआ था। किसी भी बात की यूँ सफाई देना शहवार का मिजाज हरगिज़ नहीं था। हुस्ना बेगम और जैन दोनों ही ने बेक वक्त एक दूसरे को देखा और फिर उनकी परेशान निगाहें सामने खड़े तौकीर अहमद पर जा रुकीं। ऐसे क्या देख रहे हो? थोड़े बहुत मसले मसाइल तो चलते ही हैं, उनके साथ एडजस्ट भी कर लिया जाता है, और यह तो फिर घर की बात है। उन्होंने अपने लहजे की घन गरज को बरकरार रखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी हल्की सी बेइत्मीनानी वहाँ भी छलक रही थी। अब यह घर की बात नहीं है, आधे कार्ड तो बढ़ भी चुके हैं और अब ताया अब्बा कह रहे हैं कि तारीख को बढ़ा लिया जाए। कोई मजाक है क्या? बहुत दिन बाद जैन किसी बात पर इतना ज़्यादा गुस्से में आया था। ज़रा देर के लिए तौकीर अहमद को भी उसके आगे थोड़ा सा दबना पड़ा। महज चंद हफ्तों ही के लिए तो कह रहे हैं। अब अगर रज़ा के लिए इस्लामाबाद में अचानक ही घर का मसला खड़ा हो गया है तो उसकी मजबूरी को भी समझना पड़ेगा हमें। कोई मजबूरी नहीं है अब्बा, अच्छा भला घर है उसके पास, मेरा देखा हुआ है। वो सिर्फ इस शादी को टाल रहा है, और क्यों ये वो खुद भी जानता है, लेकिन एतराफ़ नहीं कर रहा है। जैन का चेहरा सुर्ख हो रहा था। आपको साफ कह देना चाहिए था ताया अब्बा से कि वो रज़ा से असल बात पूछें। दिमाग ख़राब है तुम्हारा, जो मुँह में आया कह दिया। तौकीर अहमद खुद को उस कमज़ोर लम्हे से बाहर निकाल चुके थे। बड़े भाई हैं वो मेरे, और रज़ा भतीजा है। मुझसे और तुमसे ज़्यादा भाई साहब को ज़ारा से मोहब्बत है, और इसलिए उन्होंने ज़ारा के लिए ज़्यादा बड़ा और ख़ूबसूरत अपार्टमेंट लेना चाहा था। अब ऐन वक्त पर मालिक मकान अपनी बात से फिर रहा है तो इसमें उन लोगों का कोई कसूर नहीं है। वो तो बेचारे खुद शर्मिंदा हो रहे थे। जा रहे हैं खुद सुबह इस्लामाबाद, लेकिन दूसरा घर ढूंढने में कुछ दिन तो लगेंगे ना। वो घर वर देखने नहीं जा रहे हैं, अपने बेटे को इस शादी पर मजबूर करने जा रहे हैं। लिख लें आप मेरी बात, वरना अभी जब अम्मी की इतनी तबीयत ख़राब थी तो मेरे कितने ज़ोर देने पर भी आप लोग तारीख बढ़ाने पर रजामंद नहीं हो रहे थे, और अब इतनी छोटी सी बात पर। वो अपनी जगह से उठकर ठीक तौकीर अहमद के सामने जा खड़ा हुआ था, और उसे अपने अंदाज़ों की दुरुस्तगी का कितना भरपूर यकीन था ये उसका लहजा बता रहा था। हुस्ना बेगम अभी तक बिल्कुल खामोश थी। घर में उठा ये नया हंगामा अभी थोड़ी देर पहले रज़ा के वालिद का फ़ोन आने के बाद शुरू हुआ था। तुम्हारा जो दिल चाहे समझो, लेकिन हम बहन भाई अपने मसले खुद मिल बैठकर हल कर सकते हैं, और जो थोड़े बहुत कार्ड बटे हैं वहाँ मैं खुद फ़ोन करके अगली तारीख बता दूंगा। महज चंद हफ्तों का ही फ़र्क है। अच्छा है हुस्ना की तबीयत और बेहतर हो जाएगी। बेअतनाई से कहते हुए वो हुस्ना बेगम के बराबर जा बैठे, जो अब दुपट्टा आंखों पर रख कर सिसकियाँ भरना शुरू कर चुकी थी। बंद करो ये नहूसत, ऐसी कौन सी क़यामत टूट पड़ी है? थोड़े बहुत पैसे ही तो कटेंगे मैरिज लॉन वाले के, और क्या पता वो भी ना हो। पुराना मिलने वाला है, कुछ तो लिहाज करेगा ही। वो जेब में हमा वक्त रखी डायरी में से गालिबन मतलूबा नंबर ही ढूंढ रहे थे। हुस्ना बेगम ने आंसू खुश्क करते हुए जैन को खामोश रहने का इशारा किया। घर में एक बार फिर वही होने जा रहा था जो तौकीर अहमद और उनके ख़ानदान ने हमेशा चाहा था। यहाँ कब और किसका इख्तियार चला था? तौकीर अहमद की डोर कहीं और से ही हिलाई जाती थी। जैन चंद लम्हे बेबसी से उन दोनों की तरफ देखेगा और फिर झंझलाया हुआ बाहर निकल आया। बाहर लाउंज में ज़ारा खड़ी थी, उसका चेहरा जर्द पड़ रहा था। इस छोटे से घर में नामुमकिन था कि 2 कदम पर कमरे में होने वाला मुबाहिसा उसने यहाँ खड़े होकर ना सुना हो।
ज़ैन को बाहर आता देखकर वो फ़ौरन ही मुड़कर किचन की तरफ चली गई थी, लेकिन एक निगाह में ही वो उसकी रद्दी होती हालत देख चुका था। बहुत भारी दिल के साथ वो सीधा ऊपर अपने कमरे में चला आया। काश सिर्फ एक बार ज़ारा इस रिश्ते से बेजारी का हल्का सा भी इजहार कर देती, तो फिर मैं देख लेता कि यहाँ सब कुछ अब्बा और उनके ख़ानदान के हस्बे मंशा कैसे होता है। मगर वो तो मेरे खुलकर समझाने के बावजूद भी कदम पीछे हटाने पर तैयार नहीं। बाहर की तरफ खुलने वाली सारी खिड़कियां खोल कर भी उसके अंदर की घुटन कम नहीं हो पा रही थी। तभी उसका सेल फोन बज उठा। ज़ैन को देखना ही पड़ा। दूसरी तरफ तहमीना थी। आम तौर पर वो खुद ही उसे फ़ोन करता था, लेकिन इस वक्त तहमीना ने याद किया था। कोई और वक्त होता तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तुम परेशान लग रहे हो, खैर तो है ना? तहमीना ने फ़ौरन ही उसका मूड भांपा था। कुछ नहीं, तुम बताओ फ़ोन कैसे किया? ज़ैन को यह हल्की सी फिक्रमंदी अच्छी लगी। टाल रहे हो? तहमीना का इसरार बढ़ने लगा तो उसे मुख्तसर बताना ही पड़ा। वैसे भी ज़ारा की शादी के बारे में वो उसे पिछली मुलाकातों में बता चुका था, और तहमीना और उसके घर वालों को इस तकरीब में मदऊ करने के लिए कल रात ही उसने कार्ड लिखकर अलहदा किया था। बात करते हुए ज़ैन की निगाह साइड टेबल पर रखे उस खूबसूरत कार्ड पर जमी थी। मालूम नहीं ज़ारा की शादी के ये कार्ड आगे भी काम भी आने थे या नहीं। पता नहीं क्यों एक बहुत ही बड़ा सा वहम उसके दिल को सता रहा था। फ़िक्र मत करो, अल्लाह बेहतर करेगा। ज़ारा का ख्याल रखो। लड़कियां इन मामलों में बहुत हसास होती हैं, ख़ास तौर पर अब जबकि उसकी शादी इतनी करीब आ चुकी थी। उस बेचारी के लिए तो ये एक बड़ा झटका है। बहुत खलूस से वो ज़ैन को मशवरा दे रही थी, मगर वो इस एक बात को लेकर कोफ्त में मुब्तला हो रहा था। पहले दर्जे की बेवकूफ़ है ज़ारा। कोई एक ख़ास बात नहीं है रज़ा में, लेकिन वो उस फजूल से बंधन को इतना सीरियसली ले चुकी है कि मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा भी उसी पर आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता बड़े गैर महसूस अंदाज में वो अपनी सारी टेंशन तहमीना के साथ शेयर कर रहा था। चंद मिनट वो बिल्कुल खामोशी से उसकी सारी कथा सुने गई। ज़ारा को दोष मत दो ज़ैन, हमारे यहाँ लड़कियाँ इन कच्चे पक्के रिश्तों के सिलसिले में बेहद जज्बाती होती हैं। हालांकि गारंटी तो कभी भी और किसी की भी नहीं दी जा सकती। अच्छी भली मजबूत बुनियादों वाली शादियाँ भी टूट ही जाती हैं अक्सर। आखिरी जुमला यूं ही गैर इरादी तौर पर मुँह से निकला था, फिर भी तहमीना को सैफुल इस्लाम याद आया। इस सारे किस्से में ना उसका जिक्र था और ना ताल्लुक़, फिर भी वो बात बेबात यूं ही याद आ जाता था। दूसरी तरफ से ज़ैन उसकी इस अचानक खामोशी पर मुस्तकिल ही हेलो हेलो कह रहा था। तहमीना को खुद को संभालना ही पड़ा। शहर में हालात कुछ अच्छे नहीं थे और आज चंद ज़रूरी काम निपटाने ही थे, सो उसने मेट्रो के बजाय ज़ैन को खिदमत का मौका फराहम करने का सोचा था। लेकिन तुम अब रहने दो, वैसे ही घर में इतनी परेशानी चल रही है तुम्हारे, सो अच्छा भी नहीं लगता। अपनी प्रॉब्लम गोश गुजार करने के साथ ही उसने बड़ा सोचा समझा सा गुरेज भी इख्तियार किया था। नहीं, मैं आ रहा हूँ। घर में बैठे रहने से ज़ारा का मसला थोड़ी हल हो जाएगा। अल्लाह मालिक है। तुम बताओ कितनी देर लगाओगी तैयारी में? वो बेकरार सा होकर अब सर के बल जाने के लिए तैयार था। बहुत शुक्रगुजार सा होकर तहमीना ने फ़ोन बंद किया। मर्दों से काम लेने के सारे तरीके उसे असबर थे। शुरू शुरू में जमीला की तरबियत ने गली मोहल्ले के लड़कों और दुकानदारों को ट्रीट करना सिखाया। बाद में वक्त के साथ उसकी फितरत खुद एक ख़ास अंदाज में ढली थी। सामने बैठी जमीला ने बहुत गौर से बेटी के चेहरे पर फैली आसूदा सी मुस्कुराहट को देखा। कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर थी। उसकी तजर्बाकारी अब धोखा नहीं खा सकती थी। ऐसी मुस्कुराहटें सिर्फ उस वक्त हिस्से में आती हैं जब आसपास किसी पक्के और काट के उल्लू किस्म के आशिक की मौजूदगी का पूरा यकीन हो। अपने वक्त में खुद जमीला ने भी मसलहतन ऐसे आशिकों से फैज़ उठाया था। कौन हो सकता है भला? हमदानी तो पहले ही लिस्ट में अव्वल नंबर पर है, मगर उससे भी पहले सैफुल इस्लाम। लेकिन वो तो घास ही नहीं डालता इसे। चलो ये भी शुक्र ही है। कोई भी सवाल करने के बजाय वो पहले खुद किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती थी। तहमीना की तरफ से गफलत बरतने का मतलब था अपनी बर्बादी को खुद दावत देना। सारी ज़िंदगी तारीक राहों की मुसाफत में कटी थी, तब कहीं जाकर सफेदा शहर के आसार नज़र आने शुरू हुए थे। अब यूँ बेखबरी में मारे जाना। जमीला और जमीला सुनती क्यों नहीं है आखिर? सामने के कमरे से आती कुर्बान अली की करारी आवाज़ ने अच्छे बुरे सारे ही अंदाजे बखेर दिए। कहाँ मर गए हैं सब? सामने समंदर में जाकर तो नहीं गर्क हो गए हैं? अल्लाह करे हो ही जाएं। ना अहल ना कारा, एक दिन सबको निकाल बाहर करूँगा, देख लेना। नशा चढ़ा होता तो ज़माना उसे यूं ही पैरों तले दिखाई देता था। घर में सभी उसकी चीखों पुकार के आदी थे, मगर तहमीना का मामला रोज़ बरोज़ मुख्तलिफ होता जा रहा था। जमीला को अपने भारी वजूद के साथ उठने में थोड़ा सा वक्त लग जाता था, पर वो एक झटके से उठकर सीधी कमरे के दरवाजे पर जा खड़ी हुई। क्या शोर मचा रखा है? शरीफों का मोहल्ला है, ये मवालियों का अड्डा नहीं। चुपचाप नहीं रहा जाता तुमसे? तहमीना के पास कुर्बान अली के लिए इतनी भी हमदर्दी नहीं रह गई थी जितनी कि किसी राह चलते फ़कीर से ही कर ली जाती है। अमूमन दोनों एक दूसरे का सामना करने से कतराते थे, पर इस वक्त ये टकराव बड़े गलत मौका पर हुआ था।
कुर्बान अली के सर पर चढ़ी हुई थी। तमीज़ से बात कर, बड़ी आई नवाबजादी, अपनी कमाई का रोब उसे दिया कर जो तेरे तलवे चाटती है। बीच में आई खड़ी जमीला की तरफ इशारा करते हुए उसने तहमीना को बहुत हकारत से देखा। मुझे नहीं चाहिए ये आवारगी के बल पर कमाए हुए पैसे। अरे तुम्हारे तो घर की रोटी भी हराम है, इनसे तो मेरे भीख में मिले पैसे ज़्यादा जायज़ हैं। मुझे क्या अंधा समझ रखा है? सब समझता हूँ मैं। पागल हो गया है कुर्बान अली। अरे इसी की कमाई पर पले हैं बरसों से, काम करके खिला रही है वो हमें। शर्म कर, इस पर इल्ज़ाम लगाते हुए। बाप बेटी के हर झगड़े में जमीला ने हमेशा कुर्बान अली का ही फेवर किया था, लेकिन इस वक्त तहमीना को कही गई बात से उसके दिल को भी धक्का लगा था। तो जा अपने कमरे में बेटी, नशे में है ये, तो कुछ ख्याल मत कर। देख मैं हाथ जोड़ रही हूँ। जमीला की आंखों में वाकई आंसू आ गए थे। क्यों नहीं हाथ जोड़ेगी, पैसे खिला रही है, लेकिन मैं इतना बेगैरत। तहमीना ने सामने खड़ी जमीला को एक तरफ किया। तुम इतने बेगैरत इंसान हो कि बेगैरती को भी शर्म आती है तुम पर। अपनी जिस भीख की कमाई पर तुम फ़ख्र कर रहे हो, कितना अच्छा होता कि वही भीख की रोटी तुम हमें भी खिला दिया करते। मैं भी आवारगी से बच जाती, और ये भी ज़िल्लत से। उसने मुड़कर जमीला की तरफ इशारा किया। लेकिन तुम ऐसा क्यों करते? ये तो शरीफ और इज़्ज़तदार बाप करते हैं, तुम जैसे। कोई कड़वी सी चीज़ तहमीना के गले में अटकी तो वो बात अधूरी छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई। गुड्डू और मैना दोनों ही दरवाजे में आ खड़े हुए थे। तहमीना को बाहर जाता देखकर वो दोनों भी चुपचाप वापस लाउंज में आ बैठे। जमीला अभी भी अंदर ही थी। कुर्बान अली को लान तान करने समझाने बुझाने में उसे आधा घंटा तो लग ही गया। बाहर आई तो पहले की तरह नॉर्मल थी। ए मैना, ज़रा सी चाय तो बना दे अपने बाप के लिए, कैसा निढाल पड़ा है। जान कहाँ है उसमें, यूं ही नशे में चीख पुकार करता है, वरना उसे होश ही कहाँ है। एक निगाह तहमीना के कमरे के बंद दरवाजे पर डालते हुए उसने एक बार फिर कुर्बान अली की तरफ से सफाई का फरीज़ा अंजाम दिया। मैं नहीं बनाऊंगी चाय वाय, और आज से उनका कोई काम मुझसे मत कहना अम्मा। ठीक कह रही है मैना, सबको जलील करवा रखा है। नीचे लड़के मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारा ये मुलाजिम इतना गंदा क्यों रहता है। मैं क्या बताता उन्हें। मैना और गुड्डू दोनों ही ने बहुत टिका कर जवाब दिया था। कौन लड़के हैं वो, ज़रा मुझे तो बता, ना ठीक करके आऊँ उन्हें। और तुझे भी शर्म नहीं आई बाप के बारे में ऐसी बातें सुनते हुए? दो लगाए नहीं गए उन लड़कों को। वहाँ तो बहुत दलेर बना फिरता था उस मोहल्ले में। जमीला को उन लड़कों से ज़्यादा गुस्सा गुड्डू पर आया था। क्यों लड़ता मैं इनके लिए? इन्हें शर्म आई आपा के लिए इतनी गंदी बातें करते हुए? गुड्डू का चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो मैट्रिक में पढ़ रहा था और उम्र से ज़्यादा कद निकाल चुका था। इस तरह की बातों का मतलब बहुत अच्छी तरह समझता था, लेकिन जमीला उसे और मैना दोनों को ही बच्चा समझने की गलतफहमी में अब तक मुब्तला थी। थोड़ी सी मोहब्बत के बाद भी जब मैना नहीं उठी तो नाचार जमीला को खुद ही किचन में आना पड़ा। सब के सब एक हैं, क्या बाप क्या औलाद। अब मालूम नहीं तहमीना कितने दिन तक मुंह फुलाए रखेगी। मैं ही रह गई हूँ हर एक की खुशामद करने के लिए। अभी तो लाई थी कुर्बान अली को इस घर में, अब फिर एक नया झगड़ा उठ खड़ा हुआ। बेजारी के साथ उसने चाय बनाई और चाय बिस्किट की ट्रे लेकर किचन से लाउंज में आई ही थी कि तहमीना अपने कमरे से निकलती दिखाई दी। उसकी तैयारी में बिगड़े मूड का शायबा भी नहीं था। जमीला ही नहीं, मैना और गुड्डू ने भी उसे हैरत से देखा था। इस तरह के झगड़ों के बाद अमूमन एक आध दिन तो टेंशन की नज़र होता ही था। चलो खैर, ये भी एक तरह से अच्छा ही है। जमीला को खुद ही सुकून सा हुआ। कहीं जा रही हो? जी, मुख्तसर सा जवाब देती हुई वो बिल्कुल जमीला के करीब आ खड़ी हुई। ये चाय, उसने ट्रे जमीला के हाथ से ली और सामने बैठे मैना और गुड्डू की तरफ बढ़ गई। तुम में से कोई पी लो, और नहीं दिल चाह रहा तो बेशक फेंक देना। गुड्डू ने फ़ौरन ही उसके हाथ से ट्रे थाम ली थी। और अम्मा उस आदमी से कह दो कि ये फ़ौरन मेरा घर छोड़ दे। मैं वापस आऊँ तो यहाँ इसकी शक्ल ना देखूँ, और उसकी एक एक चीज़ यहाँ से हटा दो। मैं इस नहूसत से इस घर को पाक कर देना चाहती हूँ अब हमेशा के लिए। उसके लहजे में ऐसी दिल तोड़ती सर्द महरी थी कि हक्का बक्का खड़ी जमीला के मुँह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। बात इस बार हमेशा से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और ख़बरदार जो एक पैसा दिया किराए के नाम पर भी उसे। गुड्डू और मैना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये शख्स यहाँ से कोई पैसा पाई ना ले जाने पाए। तुम फिक्र ही ना करो आपा, मैं चौकीदार से भी कह दूंगा कि इन्हें यहाँ दोबारा घुसने ही ना दे। पूरी ताबेदारी के साथ गुड्डू अपनी जगह से उठकर उसके बराबर आ खड़ा हुआ था। जमीला ने बारी बारी उन तीनों के चेहरों को देखा। गुड्डू, मैना और तहमीना, कोई एक भी तो उसका और कुर्बान अली का वफादार नहीं निकला। सालिम, जाबिर, चरसी, मवाली। औलाद अच्छी हो तो माँ बाप की हर खामी से निभाह करती है। इस तरह बेदखल तो नहीं कर देती, घरों से भी और ज़िंदगियों से भी। जमीला के दिल में बहुत सारा धुआं भरने लगा। तोहफ़ा है तुझ पर भी जमीला, कैसी औलाद पाली तूने भी। उसके अपने अंदर से एक आवाज़ उठी और ठीक माथे पर किसी पत्थर के मानिंद आकर लगी। तहमीना बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते बढ़ते पल भर के लिए रुकी। और मैना, अगर किसी वजह से ये ना जाए तो मुझे इतला कर देना। मैं रात को घर नहीं आऊँगी।
उसने एक बार फिर जमीला को मुखातिब करने की ज़रूरत नहीं समझी थी। अपनी बात कहकर वो फ़ौरन ही बाहर निकल गई। हालात की संगीनी के एहसास ने जमीला को चंद लम्हों बाद उसके पीछे दौड़ाया भी, लेकिन तब तक वो लिफ्ट में दाखिल हो चुकी थी। जमीला बौखलाकर बालकोनी में जा खड़ी हुई। नीचे कहीं भी तहमीना दिखाई नहीं दे रही थी। ये तो जाहिर था कि वो किसी के साथ ही जाएगी, लेकिन ना तो कोई मेट्रो दिखाई दे रही थी और ना ही कोई जानी पहचानी गाड़ी। तभी बाहर जाती एक छोटी गाड़ी में जमीला को तहमीना की झलक दिखाई दे गई। परेशानी के इस हाल में भी उसे याद आ चुका था कि यह गाड़ी पहले भी यहाँ आई थी। चलो अम्मा, अब्बा से कहो अपना बोरिया बिस्तर बांधे, आपा नहीं रखने वाली उन्हें, रहें अपने राहत कदा पर। गुड्डू की आवाज़ अकब से उभरी थी। कुर्बान अली के नाम का सफ़ा आज उसकी किताब ज़ीस्त से शायद हमेशा के लिए अलहदा हो रहा था। जमीला का दिल बैठ रहा था। समिया बड़े ज़ोर से हंसी थी। रोमा ने हैरत से उसे देखा। इतने संजीदा मौजू पर ऐसा गैर संजीदा रवैया, वो उससे ऐसी तवक्को नहीं करती थी। सो फितरी सा दुख हुआ। सब लोग बहुत परेशान हैं समिया, और ज़ारा बेचारी को तो बिल्कुल चुप ही लग गई है। रज़ा भाई बहुत बुरा कर रहे हैं उसके साथ। इस बार उसने मसनूई सा तासुफ तारी करना चाहा, मगर मुस्कुराहट थी कि लबों से आंखों से फूटी पड़ रही थी। बेचारी ज़ारा को शादी के लिए कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। पहले मंगनी, फिर तारीख, फिर उसकी अम्मी की बीमारी, नए सिरे से घर की तलाश। रज़ा ने उसको बहुत अरसे से दरमियान में लटका रखा है। चुप तो लगेगी ही उसे। उसके अंदाज में हमदर्दी का हल्का सा शायबा भी नहीं था। रोमा ने गौर से समिया के चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर फैलती तपिश वाज़ेह हो रही थी। सारा के लिए उसकी तंगदिली नई नहीं थी। वो उसे नापसंद करती थी और ये बात वो कभी छुपाने की कोशिश भी नहीं करती थी। सो कौन सी नई बात थी? एक ठंडी सांस लेते हुए रोमा ने खुद को याद दिलाया, वैसे अच्छा है अगर ज़ारा की शादी चंद हफ्ते आगे बढ़ जाए, मैं भी आराम से अटेंड कर लूँगी। अभी तो ये महमूद अख्तर की शादी ऐसी सर पर सवार है कि अम्मी अब्बा कुछ और सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो पलटकर रोमा के साथ लाए बैग में से कपड़े निकालकर बेड पर फैलाने लगी। देखो क्या होना है, पुप्पो और जैन तो तारीख आगे करने के हक़ में नहीं है। उनका ख्याल है कि ज़ारा रुखसत होकर इस्लामाबाद जाने के बजाय कुछ अरसा यहीं अपने ससुराल में भी गुजार सकती है। फिर जब रज़ा भाई नया घर लें तो बेशक वो उसे वहाँ ले जाएं, मगर वो मानें तब ना। इस बार समिया की दिलचस्पी उसकी दी हुई तफसील में सरसरी सी ही थी। उसकी निगाह उन दो कीमती और बेहद खूबसूरत जोड़ों पर थी जो रोमा लेकर आई थी। उनकी झिलमिलाहट से कमरे में रोशनी बढ़ती सी महसूस हो रही थी। समिया ने दिल ही दिल में उनकी कीमत का अंदाज़ा लगाना चाहा, मगर शायद वो ऐसा नहीं कर सकती है। उसने खुद से एतराफ़ किया, अच्छे हैं ना, मैंने खुद तुम्हारे लिए जाकर ख़रीदे हैं हारून भाई के साथ। बड़ी मुश्किल से सिलेक्ट किए हैं ये कपड़े हम दोनों ने। हारून की चॉइस है? समिया ने चौंक कर रोमा की तरफ देखा। हाँ, बड़ी मुश्किल से राज़ी हुए थे साथ जाने के लिए, लेकिन मजबूरी थी। दादी इतना चल नहीं सकती थी और ख़रीदारी अभी कितनी बाकी है। ज़ाहिर है घर में भी शादी चल रही है, उन सब के लिए भी कपड़े वगैरह। रोमा के पास आगे दूसरों के लिए की गई ख़रीदारी का किस्सा था, लेकिन वो हस्बे आदत गैर मुतल्लका बातों पर ध्यान नहीं दे सकी। उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। ये वो कपड़े थे जिन्हें हारून ने छुआ था। समिया की उंगलियों ने कपड़े पर उस हाथ का लम्स महसूस किया। काश ये ख़रीदारी उसने खुद हारून के साथ मिलकर की होती, अकेले, बीच में रोमा को लाए बगैर। अंदर से उठी ये शिद्दत भरी ख्वाहिश उन्हीं लातादाद ख्वाहिशों में से एक थी जिसका सिरा उस एक नाम के साथ जाकर मिलता था, हारून, और सिर्फ हारून। ना कोई और ध्यान, ना गुमान, ना समझौता और ना कुर्बानी का लफ्ज़ तो खैर उसकी डिक्शनरी में दर्ज ही नहीं था। रोमा ने बहुत मोहब्बत से उसकी भरपूर मुस्कुराहट को देखा। ऐसे ही खुश रहा करो, कितनी प्यारी लगती हो मुस्कुराते हुए, वरना आजकल तो तुमने चिड़चिड़ाहट के अपने ही सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। कह तो ठीक रही हो, वो खिलाफ आदत मुत्तफिक हुई। एक तो इस महमूद अख्तर ने बहुत दिल जलाया मेरा, ऊपर से अम्मी अब्बा का रवैया, उफ़। उसने बेसाख्ता अपना माथा छुआ। चलो अब तो ये कहानी भी ख़त्म हुई। अच्छा ही हुआ जो उनकी शादी इतनी जल्दी हो रही है। तुम लोगों की रवानगी किस दिन है? परसों शाम की बुकिंग है, हालांकि अभी आगे के 4-5 दिन बाकी हैं, लेकिन अब्बा का तो बस नहीं चल रहा कि वो उड़कर इसी लम्हे पहुंच जाएं अपनी आपा के हजूर। देख लेना, कम से कम 10 दिन तो लगा कर ही आएंगे ये लोग। मेरी कितनी क्लासेस मिस होनी हैं, इस बात की ज़रा जो परवाह हो। महमूद अख्तर की शादी में जाने से वो हकीकतन बेजार हो रही थी। थोड़े से दिन हैं, गुजर जाएंगे, तुम मूड ख़राब मत करो। खुशी खुशी जाओगी तो अजीज़ चचा और अमीना चची दोनों ही को अच्छा लगेगा। उसने बेजारी से रोमा का हाथ अपने कंधे से हटाया। ये ठंडा नरम लहजा कभी कभी तो बड़ी सख्त कोफ्त में मुब्तला करता था। ज़माने भर की आसाइशों को बरतने वालों के लहजे में शीरनी नहीं घुलेगी तो क्या हम जैसे तरसते हुए लोगों के नसीब में होगी। उसने कई बार बिना किसी रियायत के रोमा के सामने भी कहा था, और इस वक्त भी महज अल्फाज का ही रद्दोबदल था। यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं होना है,
یہ تنگ و تاریک گھر جو محض ایک کیبن نما دکان اور اچار پاپڑ کے بزنس کے بل پر ملا ہے، اس کے حالات میں ذرہ بھر بھی تبدیلی آئی ہے اتنے سالوں میں جو اب آئے گی؟ بات کہاں سے کہاں پہنچی تھی؟ میں چچا اور امینہ چچی کی بات کر رہی تھی سمیہ۔ روما کی آواز بدتدریج نیچی ہوئی تھی۔ میں بھی انہی کی تو بات کر رہی ہوں، وہی ہیں ان حالات کے ذمہ دار۔ لوگ کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں، اور مفلسی کو صبر اور قناعت کا نام دیا جاتا ہے اور چپکے چپکے فخر بھی کیا جاتا ہوگا یقیناً۔ روما خاموشی سے اس کے چپ ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ نیا کچھ بھی نہیں تھا، اس کے چہرے پر پھیلی سرخی، اس کا لہجہ، اس کے الفاظ، اور ماں باپ کے لیے اس کے دل سے رخصت ہوتی ہوئی عزت۔ اس آخری بات سے دل پر بڑی گہری چوٹ لگی تھی روما کو، لیکن روما کو پتا تھا کہ فی الوقت وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہوگی۔ رکشی کیسی ہے؟ ہر بار کی طرح اس نے ہی موضوع بدلا۔ ٹھیک ہے، یہ بتاؤ تم لوگ بازار کب گئے تھے؟ مجھے بتاتی تو میں بھی ساتھ ہی چلتی۔ آج ملی خوشی کے صدقے میں سمیہ نے بھی اپنا موڈ بدلا تھا۔ بس اچانک ہی پروگرام بن گیا تھا۔ ہارون بھائی کا تو پتہ ہی ہے تمہیں، موڈ بن جائے تو پھر 1 منٹ کی بھی دیر برداشت نہیں ہوتی انہیں۔ ایک گہری ٹھنڈی سانس بے ساختہ سمیہ کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ کیا ہوا؟ روما نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، تمہارا اور ہارون کا بے حد شکریہ۔ اب یہ کپڑے محمود کی شادی میں پہنوں یا نہ پہنوں، زارا کی شادی میں ضرور پہنوں گی۔ بس خدا کرے کہ اس کی تاریخ آگے بڑھ ہی جائے، وہ بہت اشتیاق کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ روما ہلکے سے مسکرا دی۔ کسی وقت تو اسے سمیہ کی باتیں بالکل ہی بچکانہ سی لگنے لگتی تھیں۔ زارا کی شادی تو دعا کرو کہ مقررہ وقت پر ہی ہو جائے، ورنہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ پھپھو بیچاری ابھی تو بیماری سے اٹھی ہیں، پھر سے ان کے لیے ٹینشن۔ سمیہ کپڑے اٹھا کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ آئینہ پرانا ہو کر دھندلا ہو رہا تھا، لیکن اس کے روپ کی دھوپ وہاں بھی پوری آب و تاب سے منعکس ہو رہی تھی۔ روما نے بہت رشک سے اسے دیکھا۔ کیا جوڑی ہوگی اس کی اور ہارون بھائی کی؟ چشمے تصور میں اس نے کتنی ہی بار اسے ہارون کے ساتھ کھڑا دیکھا تھا، اور بار بار سمیہ سے زیادہ ہارون کی قسمت پر رشک آیا تھا اسے۔ سمیہ کا حسن ہی تھا جس نے روما کو یقین دلا رکھا تھا کہ ہارون سے اس کے لیے آسانی سے رضامندی لے لے گی، اور شاید اب تک وہ یہ کر بھی چکی ہوتی اگر بیچ میں یہ زارا کا قصہ۔ ہارون کی اداسی زارا کی طرف اٹھتی ہوئی اس کی خاموش نگاہ، اور اب آج کل اس کے ذکر سے بھی بچ کر نکلنا، سبھی کا مطلب سمجھ میں آتا تھا۔ اس کا دل بھائی کے لیے کتنے ہی دن اداس رہا تھا، مگر اس ایک مقام پر کسی کی چلی تھی جو اس کی چلتی۔ یہ قسمت کے بھاؤ بھید تھے، پراسرار اور نہ سمجھ میں آنے والے۔ زارا دل کی پوری خوشی کے ساتھ رضا کا نصیب بننے جا رہی تھی، اور اس خوشی کا دوسرا سرا ہارون کی نارسائی سے ملتا تھا۔ پتہ نہیں ایسی خوشی کو کیا کہتے ہیں جو لازماً کسی دوسرے کے بڑے گہرے دکھ کے ساتھ مشروط ہوتی ہے۔ ذرا رک کر روما نے کوئی مناسب لفظ تلاشنا چاہا۔ کیسا لگ رہا ہے مجھ پر؟ سوٹ خود سے لگائے سمیہ پوچھ رہی تھی۔ بہت اچھا۔ کچھ چونک کر روما نے اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی سے سمیہ کو جھنجھلاہٹ سی ہوئی تھی۔ اس کے پاس یونیورسٹی سے جڑے کتنے ہی قصے سنانے کے لیے باقی تھے، ایسے قصے جن پر لڑکیاں عام طور پر گھنٹوں بخوشی ٹائم پاس کر سکتی تھیں۔ یہ روما بالکل بوڑھی روح دادی کے ساتھ رہ کر انہی کا پارٹ 2 بن چکی ہے۔ اپنے قیمتی خیال کا اظہار اس نے فی الوقت نہیں کیا۔ باہر برآمدہ اور صحن خالی تھا۔ امینہ چچی کب سے گئی ہوئی ہیں سمیہ؟ اتنی دیر تو وہ اکیلی باہر نہیں رہتی۔ روما ان کی عادت سے واقف تھی، اس لیے پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ سمیہ کے چہرے پر ہلکا سا سایہ گزرا۔ 2 اور دکانوں سے آرڈر لیا تھا، کام پورا کر کے دے بھی دیا، مگر کمبخت پیسے دینے میں بڑا تنگ کر رہے ہیں۔ امی کو خود جانا پڑ رہا ہے۔ روما نے یوں ہی ہلکے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کسی وقت تو کچھ بھی کہنا مشکل ہونے لگتا تھا۔ بس خدا کرے ہارون بھائی راضی ہو جائیں تو سمیہ کی پریشانی اور اس کے دل پر بڑا بوجھ سرے سے ہی مٹ جائے۔ آگے بڑھ کر گیٹ کھولتے ہوئے روما نے سوچا تھا، کل آؤں گی تمہارے پاس، پرسوں تو پھر چلے ہی جانا ہے، ہارون تو شام میں ہی ملے گا نا گھر پر۔ اپنا پروگرام بتاتے ہوئے سمیہ نے ہارون کی موجودگی کی تصدیق چاہی۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں جو روما کو عجیب سا لگا۔ کام تھا کچھ ہارون بھائی سے؟ کام کیسا؟ شکریہ ادا کرنا تھا ان کپڑوں کا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ہم سے الگ تو نہیں ہو سمیہ۔ سمیہ کے چہرے پر پھیلتی مسکراہٹ گہری ہونے لگی۔ روما کی بے حد و بے حساب محبت اور بے وقوفی کی حد کو چھوتا ہوا بھروسہ ہی تھا جو اسے ویسا ہی یقین بخشتا تھا جیسا اسے اپنے حسن کا تھا۔ اتنے سارے ہتھیار تھے، کسی کو تو کارگر ہونا ہی تھا۔ بہت اعتماد کے ساتھ اس نے باہر نکلتی روما کو خدا حافظ کہا تھا۔ اسے فرصت کم ہی ملتی تھی، اور جب ملتی تو وہ ریلیکس کرنے کے بجائے فوراً ہی گھر کا رخ کرتا۔ تھی نا عجیب بات، گھر جہاں لوگ سارے زمانے کی تھکن لے کر داخل ہوتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ یہی وہ مقام ہے جو ان کے لیے مسائل سے بھری اس دنیا میں گوشہ عافیت ہے۔ سیف الاسلام کی زندگی میں یہ خوش قسمتی بھی نہیں لکھی گئی تھی۔ گھر کے گیٹ سے گاڑی اندر لاتے ہوئے اس کے کندھوں پر دھری تھکن اور بھی سوا ہوتی، اور لبوں پر پھیلی مسکراہٹ اور بھی گہری۔
मुनाफ़क़त के इस खेल को खेलते हुए वो खुद अंदर से किस टूट फूट का शिकार था, इसका तस्करा किसी ने भी कम से कम उसकी ज़ुबानी आज तक नहीं सुना था। पीठ पीछे होने वाली क्यास आराइयों में अलबत्ता बहुत कुछ कहा जाता था। सैफ कामयाब था, नामवर था, उसके गिर्द खुश होने वालों के साथ हसद करने वालों की भी कमी नहीं थी। प्रोफेशनल जेलसी, ये दिलचस्प इस्तिलाह माशरे के हर शोबे में जिस शान व शौकत के साथ राइज है, तख्लीकी काम से मुंसलिक शोबों में इससे भी ज़्यादा रंग दिखाती है। कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं। यहाँ गिनती के लोग हैं जो दूसरों को खुले दिल से सराहते हैं, उनकी कामयाबी पर खुश होते हैं, और यकीन मानो बड़े नायाब और खालिस लोग हैं वो। दुनिया का हुस्न उन्हीं के दम से कायम है। आज ही उसने अपने किसी हामी सर की तरफ से हुई मुस्तकिल नागवार बातों की तफसील जानकर अपने असिस्टेंट से कहा था। ज़ुबैर का ख्याल था कि सैफ को बहुत सी बेबुनियाद बातों का खातिर ख्वाह जवाब देना चाहिए, मगर उसने हस्बे मामूल एक नर्म मुस्कुराहट के साथ उसके मशवरे को रद्द कर दिया था। और ऐसा करना शायद खुद सैफ साहब के लिए है भी तौहीना में सिलसिला। जवाब दर जवाब ज़ुबैर को मानना पड़ा था। घर जा रहे हैं, उसे अपनी चीज़ें समेटते देखकर वो पूछने लगा, कई दिन हो गए हैं, अम्मी को बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। आज ज़रा उनके पास बैठूँगा, बहुत स्टॉक जमा होता है उनके पास बातों का। वो कहता हुआ बाहर निकल आया। घर से वाबस्तगी का वाहिद इस्तियारा उसके लिए माँ ही थी। उसे उनकी तन्हाई का एहसास था और इस तकलीफ़ का और भी ज़्यादा जो वो शहवार की सूरत झेल रही थी। घर में खिलाफ मामूल बड़ी सुकून भरी खामोशी थी। ना ही शहवार के हाथों हुई घर की अबतर हालत और ना ही उसकी हमा वक्त होने वाली चकचक। ये खातून क्या बाहर कहीं गई हुई हैं? अम्मी को सलाम करने के बाद उसने पहला सवाल यही किया था। नहीं, घर पर ही है शहवार। अम्मी उसे इतनी जल्दी घर पर देखकर बहुत खुश थीं। कमाल है, शहवार घर पर और अमन व आश्ती का ये माहौल, यकीन नहीं आ रहा। सैफ ज़ोर से हंस दिया। रहने दो, सुन लेगी तो बुरा मना लेगी। रफ़िया बेगम ने हाथ के इशारे से मना करते हुए ऊपर जाती सीढ़ियों की तरफ देखा। शहवार का अताब वहीं से नाजिल होना था। आजकल कुछ बदली हुई है, नीचे आती है तो खामोशी से अपना जो काम करना हो करती है और फिर खाना खाकर वापस ऊपर। शाम खासी देर के लिए बाहर चली जाती है। आज भी शायद प्रोग्राम हो। मौका मिलते ही उन्होंने तफसील गोश गुजार करने में देर नहीं की। कोई कहने सुनने वाला तो है ही नहीं, जो चाहें करें, आप छोड़ें उसे, जो करना है करती फिरे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तबीयत ख़राब मत कर लीजिएगा अपनी। उसने उनके पास बैठते हुए अपना बाजू माँ के कंधे के गिर्द फैलाया। छोड़ा ही तो नहीं जाता। आज भी तुम हिम्मत कर लो तो 1 मिनट में ही छुट्टी करो इस मनहूस औरत की। संभालें अपनी मुसीबत खुद तुम्हारे चचा चाची। नामुमकिन था कि सैफ पास बैठा हो और वो अपनी दीरीना आरज़ू का जिक्र ना छेड़े। क्या मजबूरी तुम्हें रोकती है सैफ? जवाबन वो महज हल्के से मुस्कुराया था। काश वह फितरतन इतना बेगर्ज और शरीफ नफ्स ना होता, या उसकी तरबियत करते हुए वो खुद ही उसे खुद गर्जी और तंग दिली के चंद असबाक पढ़ा देती। उन्हें पछतावे घेरते थे। ऐसा करें, कुछ अरसे के लिए कनाडा चली जाए महरीन के पास। कई बार कह चुकी है वो, आपका भी दिल लग जाएगा। सैफ को दूर बैठी बहन याद आई। रफ़िया बेगम ने हल्के से नफ़ी में सर हिलाया। मेरा दिल नहीं चाहता है सैफ। महरीन अल्लाह का शुक्र है अपने घर में खुशपाश है। तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर तो शायद मुझसे अल्लाह के हजूर भी नहीं जाया जाएगा। कैसी बातें कर रही हैं, मत सोचा करें इतना। जैसा चल रहा है ठीक है। सैफ ने उन्हें खुद से और करीब किया। कहीं आया जाया करें, कोई मसरूफियत ढूंढें, और कुछ नहीं तो मेरी डॉक्यूमेंट्रीज़ ही देख लिया करें। आपको फ़ख्र होगा कि कैसे लायक बेटे की माँ हैं। आखिरी जुमला कहते हुए सैफ के लहजे में शरारत उभरी। वो मुस्कुरा दी। मुझे अपने बेटे पर बहुत बहुत फ़ख्र है हमेशा से। तो बस ऐसी काबिल फ़ख्र चीज़ के होते हुए आपको उदास होने का कोई हक़ नहीं है, ठीक है? रफ़िया बेगम ने मुस्कुराते हुए अस्वात में सर हिलाया। आज कई दिन बाद वो घर पर था तो इसी तकलीफ दे मौजू को जारी रखना ज़रूरी नहीं था। कल वो अपनी शादी दफ्तर वाली सहेली के साथ खामोशी से 2 लड़कियां देख कर भी आई थीं, लेकिन सैफ के सामने अभी तस्करा मुनासिब नहीं था। वो ज़रूर ही चिढ़ जाता और बात इब्तदाई मरहले में ही ख़राब हो जाती। मैं तुम्हारे लिए कुछ पकाती हूँ, ख़ास तुम्हारी पसंद की चीज़। सैफ के मना करने के बावजूद वो उठकर किचन में जा चुकी थी। सैफ ने वक्त गुजारी के लिए यूं ही टीवी ऑन किया था कि उसे शहवार ऊपर से आती दिखाई दी। बेहतरीन लिबास, हल्का सा मेकअप और खुशबू का बेदरेग इस्तेमाल। उसमें आई तब्दीली मस्बत सही, लेकिन हल्की सी उलझन में भी मुब्तला कर रही थी। सैफ ने अगर उसके बदतरीन रूप को ना झेल रखा होता तो शायद वो इतना नोटिस भी नहीं लेता। उसे इस वक्त देखकर वो दिल ही दिल में हैरान तो हुई, लेकिन इजहार ज़रूरी नहीं था। कहाँ जा रही हो तुम? उसे बेनियाजी से करीब से गुजरता हुआ देखकर वो खुद ही पूछ बैठा। बताना ज़रूरी है। माथे पर ठहरे बल अब उसकी शख्सियत का हिस्सा बन चुके थे। बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी कोई तंज नहीं, खोज नहीं, यूँ ही सरसरी सा अंदाज़। शहवार की बेहिसी भी किसी किसी वक्त टूटने लगती थी। दोस्त है मेरी, उससे मिलने जा रही हूँ, वो नीची आवाज़ में कह रही थी।
इस बार सैफ बुरी तरह चौंका था। यही जुमला शहवार से उसने पहले भी सुना था, पिछले 8-9 सालों में किसी का जिक्र तक नहीं, और अब रोज़ाना ही या तो वो इतनी बेवकूफ़ है कि दूसरा बहाना ही नहीं बना पा रही है, या फिर कोई दोस्त ही बहुत स्पेशल है। सैफ को यही ख्याल आया था। चलो मैं छोड़ आता हूँ तुम्हें। मालूम नहीं क्यों, लेकिन सैफ का दिल असल बात जानने को चाहा था। तुम क्या करोगे? वो अपनी बौखलाहट पर काबू पाने में नाकाम साबित हुई। मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी ना। इतनी छोटी सी बात कहते हुए भी उसके चेहरे का रंग उड़ा था। क्यों, अपनी दोस्त से मुझे मिलवाना नहीं चाहती हो? वो बददस्तूर शहवार के चेहरे पर निगाह जमाए हुए था। हमारे रिश्ते में ऐसा कुछ भी नहीं है सैफ कि हम उसे लोगों से मुतारफ़ करवाते फिरें। वो दानिस्ता उसकी तरफ से रुख फेर चुकी थी। हमें मुतारफ़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। सारे ज़माने को पता है कि तुम मेरी बीवी हो। बीवी? एक तल्ख सी मुस्कुराहट के साथ शहवार ने खुद को कंपोज किया। कभी कभी तो तुम पर रहम आने लगता है सैफ। मेरे बाप के साथ किए गए इस सौदे से जितना कमा रहे हो, उससे कहीं ज़्यादा गंवाया भी है तुमने। शुक्र है तुम्हें मेरे नफ़े के अलावा नुकसान भी नज़र आने लगा है। ये तो अच्छी अलामत है। वह हल्के से हंस दिया। शहवार को उसकी हंसी, उसकी पुरसकून फितरत से सभी हमेशा मजाक उड़ाते हुए महसूस होते थे, और इस वक्त भी सारी मसलिहत पसंदी पल भर में सिफर हुई थी। खुशफहमियाँ सिवाय मायूसी के और कुछ नहीं देती हैं सैफ। बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब ये रस्मी सा ताल्लुक़ भी बाकी नहीं रहेगा। बैठे रह जाओगे तुम मेरे बाप की तरफ से मिली भीख को सीने से लगाए हुए। इस बार वो आदतन ज़ोर से बोली थी और बिना मुड़कर सैफ की तरफ देखे तेज़ कदमों से चलती हुई लाउंज से बाहर निकल गई। सैफ की पुरसोच निगाह उसके ताक़ुब में गई थी, ना उसकी बदतमीज़ी नई और ना ही हकारत में डूबते अल्फाज, मगर एक गहरा बदलाव अब वहम नहीं हकीकत बन चुका था। रोमा ने पर्स अलमारी में से निकाला और वापस बेड पर आ बैठी। तरद्दुद सा था कि कोई माकूल सी रकम है भी या नहीं। पैसे पास रखने की उसे अब तक भी आदत नहीं हुई थी। सारी ज़रूरतें खुद ब खुद पूरी होती थी, और अगर खुद कभी समिया के साथ प्रोग्राम बना भी तो उसी वक्त दादी या हारून से ले लेती। उस वक्त यही मुख्तलिफ औकात के बचे हुए पैसे काम आते थे। 1000, 500 और 100 के नोट मिलाकर तकरीबन 5000 रुपये तो निकल ही आए। आज समिया की आमद मतवक्का थी, सो इस वक्त ये पैसे उसे दिए जा सकते थे। रोमा को सोचकर ही बड़ा इत्मीनान सा हुआ था। उसे अमीना चची की जान तोड़ मेहनत रंजीता करती थी, पर उन्हें किसी मदद का हल्का सा एहसास भी दिलाना बड़ा तौहीन आमेज सा लगता था। यहाँ घर में सभी को उनकी खुददारी का बड़ा एहतराम था, पर समिया की बात दूसरी थी। उसके साथ तकल्लुफ़ का कोई सिलसिला नहीं था। हद से बढ़ी हुई मोहब्बत उसकी हर कमी को दूर करने के लिए बेचैन रहती थी, और जब से समिया ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था तब से तो ये सिलसिला कुछ ज़्यादा बढ़ गया था। पर्स अलमारी में रखकर वो वापस लाउंज में आई। यहाँ इस वक्त कोई नहीं था। चंद मध्यम रोशनियों की बदौलत फैला हुआ लाइट एंड शेड्स का मुंह बोलता फसूं और सुकून भरी खामोशी। बाहर कई दिन से वक्फे से चलता बारिश का सिलसिला। रोमा ने एक निगाह लाउंज के शीशे पर फिसलते पानी के कतरों पर डाली और फिर तेज़ कदमों से सामने स्टडी की तरफ चली गई। हारून उसकी तवक्का के ऐन मुताबिक वहीं था। मैं अभी तुम्हें ही बुलवाने वाला था। उसे देखकर वो मुस्कुरा दिया। कहीं बाहर चलें, मैं फारिग भी हूँ। रोमा के अकेलेपन के अजाले के लिए वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता ही था। नहीं, आज समिया ने आने के लिए कहा था। कल वो लोग जा रहे हैं ना पंजाब। दीवार के साथ लगे काउच पर बैठते हुए वो उसे बताने लगी। चलो कलवल सही, और कोई खिदमत मेरे लायक। इतने फरमाबरदार हैं आप। रोमा हंसने लगी। आजमा कर देख लो, सोच लें। रोमा की आंखें जगमगाई। सोच लिया। शरारत से उसके बालों को बखेरते हुए हारून बुक शेल्फ के आगे जा खड़ा हुआ। आज वो नॉर्मल मूड में महसूस हो रहा था। कई दिनों से छाई उदासी की गिरफ्त शायद ढीली पड़ने लगी थी। खुदा करे भाई समिया के साथ इतने खुश रहें कि ज़रा का ख्याल तक उनके दिल से मिट जाए। हारून की पुश्त पर निगाह जमाए रोमा ने बड़े दिल से दुआ की। वो बददस्तूर किताबों की तरफ ही मतवज्जा रहा। कल अजीज़ चचा वगैरह को जाना है। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। आप ड्राइवर से कहिएगा कि उन्हें कैंट स्टेशन तक छोड़ आए। जो बात असल में वो इस वक्त हारून से कहने आई थी वो यही थी। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम खुद भी भेज सकती हो ड्राइवर को उनके साथ। हारून को मतलूबा किताब मिल गई थी। बेपरवाही से कहता हुआ वो फिर रोमा के पास आ बैठा। वैसे क्या बस यही फरमाइश थी इस वक्त की? रोमा ने हल्के से सर हिलाया। फरमाइश तो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन पहले वादा तो करें। वादा तो मैं गालिबन कर चुका हूँ। चलो एक बार और सही। वो हाथ में थामे हुई किताब के सफ़ात उलट रहा था। क्या यही वो घड़ियाँ हैं जिनमें वो भाई से एक बेहद खूबसूरत बात मनवा सकती है? एक छोटे से पल में रोमा ने अपना सारा यकीन इकट्ठा किया। आप शादी कर लें भाई। ज़रूर कर लूँगा, मैंने कब मना किया है? हर शरीफ आदमी को करनी भी चाहिए। किताब पर से निगाह उठाए बगैर बरजस्ता बोला था। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मर्ज़ी से, जहाँ भी मैं कहूँ। रोमा के लहजे में गहरी उम्मीद थी और दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगा था। हारून ने कुछ चौंक कर उसकी तरफ देखा। रोमा संजीदा थी।
उधर बोगनवेलिया के नारंगी फूलों से ढकी दीवार के पास से गुजरते हुए समिया ने एक शाख को जोर से हिलाया। कागज से भी हल्के भीगे हुए कितने ही फूल उसके चेहरे और बालों से टकराते हुए कदमों में आ गिरे। बारिश का पानी दीवार के साथ जमा हो रहा था। एक बार तो दिल में आया भी कि घूमकर सड़क की तरफ मेन गेट से चली जाए, मगर बरसों से इसी शॉर्टकट की आदत थी। छप छपाछप चंद कदमों में फासला तय करके वो घनी बाड़ के साथ लगे लकड़ी के छोटे से गेट से पिछले लॉन में दाखिल हुई। लॉन के एक सिरे पर लगे नल से अपने पाँव धोए और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पिछले बरामदे के छोटे तख्त पर रहमत बुआ ने यूं ही ज़रा सी आँख खोलकर उसे अंदर जाते देखा और कहकर करवट बदली। एक के बाद दूसरे नीम रोशन ठंडे कॉरिडोर से गुजरते हुए समिया ने उस पुरानी वजह के शानदार घर को हमेशा की तरह सराहती हुई निगाहों से देखा। मालूम नहीं यहाँ एक सा मंजर, एक सा माहौल हमेशा कैसे ठहरा रहता है। बाहर की दुनिया में क्या आफत मची रहती है, यहाँ बैठकर कौन परवाह करता होगा। लाउंज की खूबसूरती उस पर अमूमन इसी तरह असरअंदाज होती थी। ना रश्क और हसद के मिले जुले जज्बात नए थे और ना ही हक के मलकियत के वो तुंदो तेज़ बढ़ती हुई ख्वाहिश। सामने स्टडी के नीमवा दरवाजे से रोशनी की एक लकीर बाहर तक आ रही थी। समिया ने एक नज़र लाउंज के आखिरी सिरे पर दिखाई देते रोमा के कमरे के दरवाजे पर डाली और फिर स्टडी की तरफ बढ़ गई। अगर वो लाउंज में नहीं तो यकीनन वहीं है, और वो यहाँ 100 में से 99 बार तो सिर्फ हारून ही के लिए आती है। एक हल्की सी बेइख्तियार मुस्कुराहट के साथ वो दरवाजे तक आई, मगर तभी अंदर से आती रोमा की आवाज़ ने बड़ी नामाकूल सी दखल अंदाजी की। हर वक्त चिपकी रहती है। समिया को उस पर बहुत ज़ोर का गुस्सा आया था। कितनी दुआएं करती आई थी कि 5 मिनट के लिए ही सही, पर हारून से अकेले में दिल लगाकर की गई सारी तैयारी बेकार ही जाने वाली थी। समिया तुम्हारी दोस्त है, जाहिर है अच्छी ही है। उसने रोमा की बात तो नहीं सुनी थी, मगर हारून उसके जवाब में कह रहा था, मैं आपकी राय पूछ रही हूँ, वो आपको कैसी लगती है, पसंद है आपको? रोमा अपनी बात दोहरा रही थी। कह तो दिया कि अच्छी है, बल्कि बहुत अच्छी, अब और क्या कसीदा लिखवाना है मुझसे? अपनी बात कहकर वो हल्के से हंसा था। बाहर खड़ी समिया का दिल इस बार खुशी की शिद्दत से कांपा था।